जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारत के लेक्चर 2 में मोहम्मद गौरी कौन था। आज हम मोहम्मद गौरी के बारे में विस्तार से जानेंगे। मोहम्मद गौरी कौन था। मैं मोहम्मद गौरी वह पृथ्वीराज चौहान को राज पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। वह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों के मध्य युद्ध हुए। त्रायण के प्रथम युद्ध व त्रायण के द्वितीय युद्ध के संपूर्ण निष्कर्षों के बारे में जानेंगे। वह पृथ्वीराज चौहान के बारे में भी जानेंगे। आज हम चर्चा करेंगे मोहम्मद गौरी कौन था। वह मोहम्मद गौरी ने भारत पर किस प्रकार आक्रमण किया था। सबसे पहले हम जानते हैं कि मोहम्मद गौरी कौन है। ये मोहम्मद गौरी कौन है, ये कहां से आया। ये मोहम्मद गौरी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। इसके थोड़ा सा मोहम्मद गौरी के बारे में गौर साम्राज्य होता है। गौर साम्राज्य जो अफगानिस्तान में स्थित है। उसका गौर साम्राज्य होता है उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में। इसका केंद्र होता है गौर साम्राज्य। और उसका एक शासक होता है 1155 ईस्वी में। 1155 ईस्वी में गौर के एक शासक 1155 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन ने। सबसे पहले जानेंगे मोहम्मद गौरी कौन था, वह किस तरह आया। मोहम्मद गौरी के बारे में सुनना। गौर एक साम्राज्य होता है। कहाँ होता है? उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में। उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में। और इसका एक शासक होता है अलाउद्दीन हुसैन। 1155 ईस्वी में गौर के शासक अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण करके उसे बुरी तरह नष्ट कर दिया था। गजनी के बारे में हमने जाना। मोहम्मद गजनी जो भी एक अफगानिस्तान में स्थित है गजनी साम्राज्य, उस पर आक्रमण करके अलाउद्दीन हुसैन ने 1155 ईस्वी में गौर का शासक अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी साम्राज्य पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया, वह उसे जला दिया था। इसलिए उसे अलाउद्दीन हुसैन को जहां या सोज या विश्व को जलाने वाला भी कहा जाता है। अलाउद्दीन हुसैन को क्या कहा जाता है? जहां सोज विश्व को जलाने वाला। अब अलाउद्दीन हुसैन का चचेरा भाई होता है गियासुद्दीन 1163 में इसकी तो मृत्यु हो जाती है अलाउद्दीन हुसैन की। और इसका चचेरा भाई गियासुद्दीन 1163 ईस्वी में गौर का शासक बनता है। और गियासुद्दीन का छोटा भाई होता है शिहाबुद्दीन, जिसे मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। शिहाबुद्दीन को हम किस नाम से जानते हैं? मोहम्मद गौरी से, इस नेम से ध्यान रखना। गियासुद्दीन का छोटा भाई होता है शिहाबुद्दीन, जिसे हम मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। और 1203 में गियासुद्दीन की मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई मोहम्मद गौरी 1203 ईस्वी में एक स्वतंत्र शासक बना। इस प्रकार। और मोहम्मद गौरी जब शासक बना तो गौर साम्राज्य का शासक बना तो अपनी उपाधि क्या रखता है? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम उपाधि धारण करके ये गौर साम्राज्य पर बैठता। और मोहम्मद गौरी का वंश था संसवनी वंश का था। मोहम्मद गौरी कौन से वंश का था? संसवनी वंश का। अब दोबारा सुनना, मोहम्मद गौरी का वंश होता है संसवनी। अब मोहम्मद गौरी कहां से आया? गौर कोई साम्राज्य होता है उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में। 1155 ईस्वी में गौर के शासक था अलाउद्दीन हुसैन, जिसने गजनी पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया और इसे जला दिया। इसे उपाधि दी गई जहां सोज, मतलब विश्व को जलाने वाला। फिर अलाउद्दीन हुसैन का एक चचेरा भाई होता है गियासुद्दीन, जो 1163 में अलाउद्दीन हुसैन की मृत्यु के बाद गौर का शासक बना। और गियासुद्दीन का छोटा भाई होता है शिहाबुद्दीन। ये इंपॉर्टेंट है, शिहाबुद्दीन। और शिहाबुद्दीन को हम किस नाम से जानते हैं? मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। और गियासुद्दीन की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद 1203 ईस्वी में उसका छोटा भाई गियासुद्दीन का छोटा भाई मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। और किस उपाधि को धारण करके? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। और इसका वंश था संसवनी वंश। अब जानते हैं कि यह भारत पर किस प्रकार आक्रमण किया। ये तो जाना मोहम्मद गौरी कौन था, ये तो हमने विस्तार से जाना। मोहम्मद गौरी
मोहम्मद गोरी के जीवन परिचय, मतलब कौन था मोहम्मद गोरी, इसके बारे में जाना। अब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण क्यों किया, वह किस मार्ग से आया, उसके बारे में जानते हैं। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने के कारण प्रमुख थे, 4 प्रमुख कारण थे। पहला कारण माना जाता है साम्राज्य स्थापना करना, दूसरा धन की प्राप्ति करना, तीसरा इस्लाम का प्रसार, और चौथा कारण माना जाता है बड़े भाई गियासुद्दीन से हुआ समझौता, पूर्व की ओर अपने साम्राज्य की स्थापना करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने की 4 प्रमुख कारण माने जाते हैं। पहला है साम्राज्य की स्थापना करना, दूसरा धन की प्राप्ति, तीसरा इस्लाम का प्रसार करना, और चौथा बड़े भाई गियासुद्दीन से हुआ की समझौता, पूर्व की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना। और मोहम्मद गोरी जब भारत पर आक्रमण करने आया था, किस दर्रे से आया था, गुम्बल दर्रे से आया था। आप सुनना इसमें इंपोर्टेंट, मोहम्मद गोरी तो गुम्बल दर्रे से आया था। अब यहाँ नोट करना, मोहम्मद गोरी तो गुम्बल दर्रे से आया था, मोहम्मद गजनवी आया था खैबर दर्रे से, और मोहम्मद बिन कासिम आया था मकरान तट से। तीनों इंपोर्टेंट हैं। और मोहम्मद बिन गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था 1175 ईस्वी में भारत पर। मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण भारत पर 1175 में हुआ था। किसके साथ, मुल्तान पर हुआ था। यहाँ कमराती मुसलमानों का शासन था। मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। यहाँ करमाती मुसलमानों का शासन था। फिर इसका दूसरा आक्रमण होता है 1178 ईस्वी में, यानी गुजरात पर आक्रमण करता है। परंतु यहाँ के शासक मूलराज यहाँ का एक शासक होता है गुजरात का मूलराज के हाथों यह माउंट आबू के युद्ध में हार जाता है, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय होती है। मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण करने के कारण तो ये 4 इंपोर्टेंट है, साम्राज्य स्थापना करना, धन की प्राप्ति करना, इस्लाम का प्रसार करना, बड़े भाई से हुआ समझौता। और यह किस मार्ग से भारत में आया था, गुम्बल दर्रे से आया था, इंपोर्टेंट है। और मोहम्मद गजनवी आया था खैबर दर्रे से, मोहम्मद बिन कासिम आया था मकरान तट से। तीनों इंपोर्टेंट है। और मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण था, मोहम्मद गोरी का भारत पर प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किस पर था, मुल्तान पर। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। और 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक मूलराज द्वितीय, गुजरात का शासक था उस समय मूलराज द्वितीय, क्या तो ये माउंट आबू के युद्ध में हार गया, जिसमें इसकी पराजय हुई। अब चर्चा करेंगे मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए त्राइन के प्रथम युद्ध व त्राइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। अब जानते हैं मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए त्राइन के प्रथम युद्ध व त्राइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। 1178 में अब त्राइन के प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, व त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। अब त्राइन के प्रथम युद्ध का कारण क्या माना जाता है वो सुनना। 1188 ईस्वी में बठिंडा अभियान व तावर हिंद के किले को जीतना त्राइन के प्रथम युद्ध का कारण माना जाता है। मोहम्मद गोरी के द्वारा 2 अभियान किए गए थे, एक तो बठिंडा अभियान और एक तावर हिंद के किले को जीतना 1188 ईस्वी में त्राइन के प्रथम युद्ध का कारण माना जाता है। अब त्राइन का प्रथम युद्ध होता है 1151 में, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय होती है, हार होती है। किससे, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। अब त्राइन के द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें त्राइन का द्वितीय युद्ध से पहले मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के पास एक राजदूत भेजता है, कीवाम उल मुल्क को भेजता है मोहम्मद गोरी की अधीनता स्वीकार करने के लिए, परंतु उसे पृथ्वीराज चौहान ठुकरा देता है। फिर बाद में त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है, हार होती है 1192 में होता है त्राइन का द्वितीय युद्ध। 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। अब त्राइन के प्रथम युद्ध व सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति था खांडवे राव। अब पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था पाटन, गुजरात में स्थित है। 1161 ईस्वी में मृत्यु हुई थी इसकी 1192 ईस्वी में। सुनना दोबारा से, मोहम्मद गोरी व
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए युद्धों के बारे में सुना। तराइन की प्रथम युद्ध, तराइन के सेकंड युद्ध। अब तराइन के प्रथम युद्ध का कारण माना जाता है कि 1188 ईस्वी में बठिंडा अभियान व तावर हिंद के किले को जीतना किसके द्वारा, मोहम्मद गौरी को ही तराइन का प्रथम युद्ध कारण माना जाता है। तराइन की प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। 1191 ईस्वी में थानेश्वर के पास हुआ था। तराइन के प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी पराजय हुई पृथ्वीराज चौहान से। और पृथ्वीराज चौहान के निकनेम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय व राय पिथौरा। अब तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के पास भेजता है कि एक राजदूत भेजता है कि वहां मुल्क क्या आपकी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए मोहम्मद गौरी, परंतु पृथ्वीराज चौहान उसे ठुकरा देता। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है और इसका सेनापति होता है पृथ्वीराज चौहान का। प्रथम व द्वितीय युद्ध में तराइन के में सेनापति खांडवी राव होता है। और पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था पाटन, गुजरात, और 1161 में इसका जन्म, मृत्यु 1192 में। अब इस तराइन के द्वितीय युद्ध के निष्कर्षों के बारे में जानते हैं। इसके बाद मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ आज अब जानते हैं कि मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुए तराइन की प्रथम व द्वितीय युद्ध के निष्कर्षों के बारे में। अब तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ। अब हसन निजामी पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखते हैं कि हसन निजामी ने ताजुल मासिर में लिखा है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को कैद करके अपने साथ अजमेर ले गया था। वहां पर पृथ्वीराज चौहान ने कुछ वर्षों तक उसका अधीनता स्वीकार करके शासन किया। व इसकी पुष्टि होती है पृथ्वीराज के सिक्कों पर श्री मोहम्मद शाम लिखा होना मिला जाता है इतिहास में। तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में जान रहे हैं उसके निष्कर्षों को। हसन निजामी ने ताजुल मासिर में लिखा है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ कैद करके अजमेर ले गया था। वहां गौरी के अधीन कुछ वर्षों तक उसने शासन किया। इसकी पुष्टि होती है इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के कुछ सिक्कों पर श्री मोहम्मद शाम लिखा मिलना। परंतु इसका एक निष्कर्ष और निकलता है कि चंद्रवरदाई के रास्तों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी गजनी अपने साथ कैद करके ले गया था। अब ये चंद्रवरदाई रास्तों के अनुसार है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ कैद करके गजनी ले गया था। वह गजनी में पृथ्वीराज चौहान ने अपने शब्दवेदी बाणों की विद्या में निपुण होने के कारण वहां पर उसने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी। हत्या के अपराध में वहां पर उसकी हत्या होती है पृथ्वीराज चौहान की। इसके दो पहलू बनते हैं, एक तो हसन निजामी के अनुसार, एक चंद्रवरदाई रासो के अनुसार। हसन निजामी के अनुसार ताजुल मासिर में उसने लिखा है कि अजमेर ले गए और वहां पर कुछ वर्षों तक उसने गौरी के अधीन कार्य किया। वह इसकी पुष्टि होती है पृथ्वीराज के सिक्कों पर मोहम्मद बिन शाम लिखा होना। परंतु चंद्रवरदाई रासो के अनुसार वहां उसे वह गजनी ले गया था और गजनी में वह पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण में निपुण होने के कारण उसे मोहम्मद गौरी को वही अपनी सभा में मार देता है और इसी अपराध के कारण वहां पर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की जाती है। अब जानते हैं मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे हुई। मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई दमियक नामक स्थान पर सिंधु नदी के तट पर। सिंधु नदी के तट पर नमाज पढ़ते समय इसकी हत्या कर दी गई थी 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में दमियक नामक स्थान पर सिंधु नदी के तट पर
नमाज पढ़ते समय इसकी हत्या कर दी गई थी मोहम्मद गोरी की। और इसके पीछे हाथ माना जाता है खोखरों का। कोई शासक था एक खोखरो, उन्हीं का हाथ माना जाता है। 1206 ईस्वी में दमियक नामक स्थान पर सिंधु नदी के तट पर उसने नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई थी। ये हुआ मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बारे में। अब आगे चर्चा करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत से पहले देखना मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी। ये तो आया था मकरान तट से, ये आया था खैबर दर्रे से, और ये आया था गुम्मल दर्रे से। ये तीनों इंपॉर्टेंट पर्सन है। मोहम्मद बिन कासिम आया था मकरान तट से, मोहम्मद गजनवी आया था खैबर दर्रे से, मोहम्मद गोरी आया था गुम्मल दर्रे से।